हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी और ये है पार्ट 1। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो रेफरेंस हमने लिया है वो हमने लिया है टी.आर. जैन और वी.के. ओरी की बुक से। तो हमारा चैप्टर चलिए हम शुरू करते हैं। अब जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो क्या क्या है, टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें कौन कौन से हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी और सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं ये जो हमको कवर करने हैं इस वीडियो में। तो देखो बच्चों, जो पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर्स मींस इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स वो होती है, इकोनॉमिक्स वो स्टडी होती है कि हमारे जो स्केयर्स मींस है, मतलब जो हमारे स्केयर्स रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं यानी लिमिटेड है, उनको हम कैसे एलोकेट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल सके और जो हमारी सोसाइटी है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके। तो इकोनॉमिक्स यही है, इन सब चीज़ों की स्टडी करना कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे एलोकेट करें। देखो अब क्या लिखा है, स्केर्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। कि स्केर्सिटी और चॉइस जो है वो इकोनॉमिक्स के एसेंस है। स्केर्सिटी क्या होती है, स्केर्सिटी नॉर्मल भाषा में मतलब होता है इसका कमी। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। ये वो सिचुएशन होती है यहाँ पे जो आपके पास है वो उससे कम है। किससे कम है, जो आप चाहते हो कि आपके पास हो। मान लो जो भी चीज आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार है, कौन सी, मान लो ऑल्टो कार है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि आपके पास कौन सी कार हो, मान लो आप चाहते हैं आपके पास BMW हो। तो जो आपके पास है वो उससे कम है जो आप चाहते हो कि आपके पास हो, ये आपकी विश है। और ये है जो आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास प्रेजेंट है। लेकिन तो स्केर्सिटी का मतलब यही है, ये क्यों नहीं है आपके पास, BMW आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास किस चीज की कमी है, यू हैव रिसोर्सेस, यू हैव लेस रिसोर्सेस, आपके पास रिसोर्सेस की कमी है, इस वजह से आपके पास BMW नहीं है, आपके पास ऑल्टो है। क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो किसके लायक है, ऑल्टो के लिए है। तो आप BMW नहीं खरीद सकते ना ऑल्टो के प्राइस में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें, आपके पास 10,000 रुपीज है, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपीज है। अब आपकी वॉन्ट्स तो बहुत सारी है ना, कि आप कार ले लो, आप मतलब एक फ्रिज ले लो, आप वॉशिंग मशीन ले लो, आपको ये भी चाहिए, आपको न्यू मोबाइल भी चाहिए, आपको और बहुत सारी चीजें जो हमको चाहिए होती हैं, बहुत सारे कपड़े चाहिए हमको, बहुत सारी शॉपिंग करनी है लेकिन हमारे पास पैसे कितने हैं, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में क्या आएगा, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। क्लोथ्स आ जाएंगे वो भी थोड़े से, तो इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है किस चीज के मुकाबले, हमारी वांट्स के मुकाबले। और हमारी जो वांट्स है वो क्या है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं पर हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, हमको हर चीज चाहिए लेकिन हमारे रिसोर्सेज कम है। अब एक एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं कि एक रिच आदमी है, मान लो अंबानी है, ठीक है, बहुत रिच है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है, आपको पता ही है। अगर ये चाहे, अंबानी चाहे, मतलब अंबानी चाहता है कि ये सब कुछ खरीद ले, सब कुछ, एवरीथिंग, क्या ये खरीद पाएगा? भले ही ये बहुत बड़ा रिच है, इसमें लिखती हूँ सॉरी, भले ही ये बहुत रिच है, ठीक है, लेकिन क्या ये सब कुछ खरीद पाएगा जो भी दुनिया में है? पूरी दुनिया ये खरीद लेगा क्या, पूरी दुनिया, फुल ऑल वर्ल्ड, क्या ये खरीद लेगा? नहीं। ये जितना मर्जी रिच हो, इसके रिसोर्सेस भी तो लिमिटेड है ना, इसके पास जो इनकम है, इसके जो रिसोर्सेस हैं वो भी तो लिमिटेड हैं, वो ये सब कुछ थोड़ी खरीद सकता है। तो इसके भी तो रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, वो कुछ चीजें खरीद सकता है, लेकिन क्या ये पूरी दुनिया खरीद सकता है? नहीं, क्योंकि इसके रिसोर्सेस भी लिमिटेड हैं, इसकी इनकम भी तो कहीं ना कहीं जाके खत्म होगी ही।
पूरी दुनिया थोड़ी खरीद सकता है अंबानी अकेला। तो स्केर्सिटी का मतलब यही है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो कम है एज कंपेयर टू आवर वांट्स, कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है लेकिन हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। तो व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। इसका मतलब यही होता है कि रिसोर्सेस इज लेस देन वांट्स। रिसोर्सेस जो है वो हमारी वांट से कम है। अब आता है चॉइस। चॉइस क्या होती है? चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। इट emerges because resources are scarce and resources can be allocated to alternative uses। देखो चॉइस क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, लिमिटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके घर वालों ने 10,000 रुपए दिए, ठीक है, आपके पास कितने रुपए हैं? 10,000 रुपीज आपके पास हैं। आपको बोला है ऐश करो, जो करना है इसका करो। अब आपके पास 10,000 रुपए से रिलेटेड क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप क्या करोगे? आपकी वांट्स तो अनलिमिटेड है, जैसा मैंने आपको बताया था पीछे कि आप पता नहीं क्या क्या ही खरीदना चाहते हो, लेकिन पैसे कितने आपके पास? 10,000। तो आपके पास 10,000 में क्या ऑप्शंस हैं? या आप एक छोटा सा कोई भी नॉर्मल सा मोबाइल फोन खरीद लो, ठीक है, या आप एक आसपास की कहीं की ट्रिप माराओ, या फिर आप कपड़े खरीद लो बहुत सारे, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लो। तो आपके पास 10,000 में कुल मिला के कुछ यही ऑप्शंस रह जाते हैं, ठीक है। तो चॉइस का मतलब यही है कि हमारे पास जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जहाँ पे हमें हमारे रिसोर्सेस को खर्च करना है, जहाँ पे हमारे रिसोर्सेस का यूज करना है, वो चूज करना, उनको सेलेक्ट करना कि हम क्या करेंगे। मोबाइल खरीदेंगे, ट्रिप लगाएंगे, या क्लोथ्स खरीदेंगे, या पार्टी करेंगे। चॉइस का मतलब यही है कि जो अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स है, देखो ये भी तो लिमिटेड है ना। अगर आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है तो आपके पास जो ये ऑप्शंस हैं रिसोर्सेस को यूज करने के लिए, ये भी तो लिमिटेड है। आप इसको थोड़ी ना बढ़ा सकते हो कि 10,000 रुपए हैं और आप सोचो कि मैं कार भी लूंगा, मैं वॉशिंग मशीन भी लूंगा, नहीं। लेकिन ये सब तो नहीं कर सकते ना आप। अगर आपके पास जितने रिसोर्सेस लिमिट में हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो भी लिमिट में हैं। आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते एक साथ, आपको एक ही चीज करनी होगी इतने रिसोर्सेस में, ठीक है। तो अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स इट emerges बिकॉज ये होता क्यों है? रिसोर्सेस आर स्केर्स, क्योंकि हमारे पास जो हम बताया कितनी बार कि हमारे जो रिसोर्सेस है वो स्केर्स हैं यानी कि कमी है उनकी, यानी कि लिमिट में है, जिसकी वजह से ये चूज करना पड़ता है हमको कि हम क्या करें इसमें से। रिसोर्सेस कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस, हम इनको अल्टरनेटिव यूजेस में एलोकेट भी कर सकते हैं। मान लो 10,000 रुपए, 5,000 के कपड़े खरीद लिए, 5,000 की पार्टी कर ली। इनको हम छोटे छोटे में एलोकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। पर हम 10,000 रुपए में कार तो नहीं खरीद सकते, क्या वॉशिंग मशीन तो नहीं खरीद सकते ना। तो रिसोर्सेस स्केर्स है, लिमिट में है, और लिमिट रिसोर्सेस को भी हम एलोकेट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस में, लेकिन एक लिमिट में, वो भी सब कुछ लिमिट में। यहाँ पे सब कुछ स्केर्स है, सब कुछ लिमिट में है, सब चीज की कमी है। किसी चीज की कमी नहीं है तो वो क्या है? हमारी वांट्स। हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। हमें चाहिए बहुत सारी चीजें, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास उन सब चीजों के लिए। तो अब हमें क्या पता चला ये सारा पढ़ के कि स्केर्सिटी कॉजेस चॉइस, कि स्केर्सिटी की वजह से क्या होता है? चॉइस। स्केर्सिटी कॉजेस चॉइस। चॉइस इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग, और चॉइस की वजह से हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। जैसे कि ये सब थे ना, न्यू मोबाइल, ट्रिप, क्लोथ, पार्टी, तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। अब डिसीजन मेकिंग हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जैसे ये ऑप्शन थे, ठीक है, अब हम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? Decision making relates to usage of limited resources in a manner that consumer maximizes his satisfaction
प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट्स एंड द सोसाइटी मैक्सिमाइजेस इट्स सोशल वेलफेयर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कि जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि हमें इसमें से मैक्सिमम हम कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो हमें क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, नया मोबाइल खरीदने में, पार्टी करने में, ट्रिप करने में या कपड़े खरीदने में, किस चीज में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो उस हिसाब से हम चॉइस यानी अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमको कहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ये वाला एग्जांपल प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करेगा। तो जब हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे किसी भी चीज में हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है। अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें ये देखना होगा कि किस चीज में सोशल वेलफेयर हो रहा है, यानी कहाँ लोगों की मदद हो रही है, कहाँ सोसाइटी की हेल्प हो रही है, सोशल वेलफेयर कहाँ हो रहा है। तो डिसीजन मेकिंग करते टाइम हमें ये चीजें दिमाग में रखनी है। अगर कंज्यूमर है तो सेटिस्फेक्शन चाहिए भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए अगर प्रोड्यूसर है तो, और अगर सोशल वेलफेयर देखना है, सोसाइटी के लिए देखना है तो सोशल वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जो छोटे लेवल पे स्टडी करती है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है। ठीक है, मतलब कि आपके हाउस होल्ड आपके बारे में स्टडी करेगी, आपके हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करेगी, पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी नहीं करती, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है, एक छोटे से बिजनेस के बारे में स्टडी करेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम से पता चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स कि छोटे लेवल पे स्टडी करना, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना। देखो, इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय ऑल द हाउस होल्ड्स। ये देखो, स्मॉल यूनिट पे इकोनॉमिक यूनिट की किस इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये स्टडी करती है कि जैसे सॉल्ट है, उसकी डिमांड आपके घर में क्या है, ठीक है, आपके घर में सॉल्ट की क्या डिमांड है, उस चीज को स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा वो। और कुछ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स, मतलब देखो जैसे कि सॉल्ट ही है, सॉल्ट एक छोटा सा प्रोडक्ट है हमारी इकोनॉमी का जो कि हर घर में यूज होता है। तो अगर हमें सिर्फ सॉल्ट पे स्टडी करनी है कि पूरे जितने भी घर है हमारी इकोनॉमी में, कि ऑल द हाउस होल्ड्स, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसमें सॉल्ट की क्या डिमांड है, उस पे स्टडी करना, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएगा, क्योंकि सॉल्ट भी एक छोटी चीज होगी। अगर हम पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सॉल्ट एक बहुत छोटी चीज है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यही है कि इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना या एक छोटे स्मॉल बिजनेस के बारे में स्टडी करना, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। माइक्रो इकोनॉमिक डज इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करनी पड़ती है हमको? डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइस। ये सब आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हमें माइक्रो में पढ़नी पड़ती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पूरी इकोनॉमी एज अ होल, अगर हमें पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करनी है तो वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। It studies economic activities related to economy as a whole। जैसे कि मैंने बताया कि economic activities related to economy as a whole, पूरी इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको स्टडी करना किसके अंदर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। अगर हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल, इट स्टडीज एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, सॉल्ट तो एक बहुत छोटा सा पार्ट था, लेकिन जितने भी हैं उन सबकी स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, पूरी टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जनरल प्राइस लेवल, इन सब के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। चलो अब डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं हम माइक्रो और मैक्रो में, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। Microeconomics study economic relationships
or economic problem at the level of an individual firm, an individual household or an individual consumer। जैसा कि बताया गया था कि ये क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी पड़ता है, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल के लेवल पे या किसी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल बिजनेस बोल सकते हैं, और एन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, किसी एक इंडिविजुअल घर के बारे में या फिर किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में जो प्रॉब्लम्स होती है इनकी स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम, इकोनॉमी एज अ होल, हमारी पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। एक इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री में भी जितना आउटपुट आता है या उसका जितना प्राइस होता है उससे रिलेटेड जितना भी कंसर्न है वो माइक्रो में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली माइक्रो इज ब्रीफली रेफर टू एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस हम माइक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, कि हमारी इंडस्ट्री में हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट आउटपुट कितना है, और एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल, कि हमारी पूरी इकोनॉमी में क्या प्राइस लेवल है उसकी स्टडी करना, ठीक है, वो आता है मैक्रो में। इसमें तो सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म और प्राइस का फर्म और इंडस्ट्री का क्या आउटपुट है और क्या प्राइस है वो स्टडी करना, इसमें पूरी इकोनॉमी का। Accordingly, macroeconomics briefly referred to as the theory of income and unemployment। इसमें हम कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे, इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट। स्टडी ऑफ मैक्रो assumes that macro variable remain constant। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं वो सब कांस्टेंट रहेंगे। एग्जांपल, इट इज अज्यूम दैट एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन। एग्रीगेट आउटपुट है वो गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे while we are studying determination of output and price of an individual firm और इंडस्ट्री, अगर हम इंडिविजुअल फर्म या फिर किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री का आउटपुट और उसका प्राइस लेवल पढ़ेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि जो इकोनॉमी का एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है और वो ऑलरेडी गिवन है, कि बताया जा चुका है कि ये इतना ही है और वो कांस्टेंट है, वो उतना ही रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं। और स्टडी ऑफ मैक्रो अज्यूम्स दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये मान लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब कांस्टेंट हैं। यानी कि एग्जाम्पल, इट इज अज्यूम्ड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी आर स्टडीइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम लेवल। जब हम एग्रीगेट आउटपुट और इनकम लेवल की बात करेंगे इकोनॉमी एज अ होल यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम ये मान के चलेंगे कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम ना ज्यादा मतलब एक कांस्टेंट लेवल पे, ये ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा, तो हम उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, मार्केट फोर्सेस यानी कि सप्लाई और डिमांड जो है प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स लाइक द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। सप्लाई और डिमांड जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम में, स्पेशली जब प्रॉब्लम हो प्रोडक्ट प्राइसिंग की, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर का क्या प्राइस है। तो इन सब चीजों की हमें जब जरूरत होती है तो सप्लाई और डिमांड को हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स में हम सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कौन, पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो, लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन। जब हम इन सब चीजों की स्टडी करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ये सब एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो ये डिफरेंस था माइक्रो और मैक्रो में, आपको समझ आ गया होगा आई होप। देखो थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि उन इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करना बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसी स्टडी नहीं करना, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ स्टडी करना जो कि किससे रिलेटेड हो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड हो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। It deals with such economic situations which can be studied by using facts and figures। जो कि फैक्ट्स और फिगर्स के द्वारा हम स्टडी कर सकते हैं। हम वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनकी स्टडी करना
क्या कहलाया जाता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। On the eve of independence, poverty in India affected larger percentage of population than now. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया में पॉवर्टी थी वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करती थी आज के मुकाबले। मतलब आज कम है पॉवर्टी इंडिपेंडेंस के टाइम के मुकाबले। अगर हम कंपैरिजन करें तब के टाइम में और अब के टाइम में, तो अब हमारी कम पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है पॉवर्टी। तो ये क्या ऑब्जर्वेशन हुई? इट इज ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द पास्ट। तो ये ऑब्जर्वेशन जो हुई ये पास्ट से रिलेटेड हुई कि हमने पास्ट के फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्वेशन करी है। सेकेंड पॉइंट है 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। इट इज ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू प्रेजेंट। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि जो इंडिया की 22% पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। 22% पॉपुलेशन हमारे इंडिया की पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। तो ये किससे रिलेटेड स्टडी हुई? फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी किससे रिलेटेड हुई? ये स्टडी हुई प्रेजेंट से रिलेटेड की आती है, अभी है इस टाइम पे। थर्ड पॉइंट है इफ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट, the percentage of population below poverty line will exceed 22% in the year 2021. देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है इसी तरह से जो अभी एग्जिस्टिंग रेट है इसका ग्रो करने का, अगर वो इसी तरह से ग्रो करी तो जो पॉपुलेशन अभी हमारी 22% है बिलो पॉवर्टी लाइन वो इसको एक्सीड कर जाएगी, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी 2021 में। इन द ईयर 2021 में ही वो उसको एक्सीड कर जाएगी अगर वो इसी ग्रोथ रेट से बढ़ी, जिस ग्रोथ रेट से वो आज बढ़ रही है। तो देखो ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस स्टेटमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये सारी ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट जो है वो सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स है। दीज ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये क्या हाईलाइट करते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो पॉवर्टी थी उस पॉवर्टी की जो स्टेट थी उसको हाईलाइट करती है। दस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज, क्या था, व्हाट इज, क्या है, एंड व्हाट वुड बी, और क्या होगा। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो दीज स्टेटमेंट्स हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या करता है? ये हाईलाइट करता है किसको? द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो भी नेचर है उसका जो भी एक्सटेंट है या उसको हाईलाइट करता है या उसको एनालाइज करता है। इकोनॉमिक बिहेवियर, एक पीपल का इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या इकोनॉमिक बिहेवियर है उसको स्टडी करना, उसके नेचर को समझना, ये किसका पार्ट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का, यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। सेकेंड पॉइंट है दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये कोई हवा में ही नहीं दे देता, ये बिल्कुल किस पे बेस्ड होती है? फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड होती है। तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो भी फिगर्स बता, जो भी स्टेटमेंट बोलता है ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिलेटेड, वो फैक्ट्स और फिगर्स पे होती हैं। पूरा डाटा कलेक्ट किया गया, पूरे फैक्ट्स है, तब ये स्टेटमेंट्स दी जाती है। थर्ड पॉइंट है दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ। और ये स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाई की जाती है, मतलब किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं। दीज आर वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ, की वेरीफाई किए जाएंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स कैन बी वेरीफाइड, इनको भी वेरीफाई किया जा सकता है। दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ये किसी भी इकोनॉमिस्ट की कोई भी ओपिनियन को या फिर किसी भी वैल्यूएबल, जो भी उसका वैल्यू जजमेंट है या फिर ओपिनियन है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जो कि एक डिबेट का मैटर हो सकता है। ये स्टेटमेंट्स उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये फैक्ट्स और फिगर्स पे होते हैं, ये किसी की भी जो अपना ओपिनियन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ये फैक्ट्स और फिगर्स पे होते हैं, ट्रूथ होती है और उसको वेरीफाई भी किया जाता है। Note, it is important to note that the positive statements are not necessarily the statement of truth। जैसा कि मैंने बोला ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रूथ का स्टेटमेंट है, बट सर्टेनली दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइएबल ट्रूथ। ये वेरीफाइएबल होती है ट्रूथ के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि किसी भी एक इंसान ने बोला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ है, और दूसरा इंसान आया उसने बोला कि नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ है। दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, दोनों ये एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं,
पर दोनों ही सही नहीं है। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं पर जरूरी नहीं है कि दोनों सही है। पहला वाला गलत है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अगर हम उसको प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला वाला गलत है कि इंडिया की पॉपुलेशन फिलहाल 100 करोड़ नहीं है, उससे ज्यादा है। सेकंड इसमें करेक्ट हो गया। लेकिन पास पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेकंड वाला गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया। अगर हम उसको पास्ट वे में इकोनॉमिक इशू के उसमें स्टडी करें तो फर्स्ट वाला सही हो गया, सेकंड वाला गलत हो गया। लेकिन अगर हम उसको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो वो दोनों ही गलत हो सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता इंडिया की पॉपुलेशन आने वाले टाइम में क्या होगी। मे बी 130 करोड़ 140 करोड़ हो जाए और मे बी 100 करोड़ वापस हो जाए, जैसे जो कोरोना का हाल है। तो हमें नहीं पता मतलब कि इंडिया की क्या पॉपुलेशन हो सकती है आने वाले टाइम में। तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है वो हमेशा सही नहीं होती है, उनको वेरीफाई करना पड़ता है फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान में रखते हुए कि इन फ्यूचर क्या सिचुएशन आएगी। अगला है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड अनलाइक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसमें हमें इकोनॉमिस्ट की ओपिनियन की जरूरत पड़ती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमें इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पड़ती है, क्योंकि इसका है व्हाट ऑट टू बी, कि क्या करना चाहिए। इसमें क्या हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उसमें तो हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का स्टेटमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट देते थे। इसमें हमें कि क्या करना चाहिए हमारी इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें हमें इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस की जरूरत पड़ती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, कि क्या करना चाहिए। इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओपिनियंस, जो भी इकोनॉमिक इशू चल रहा है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, उसमें हमें ओपिनियंस की जरूरत है इकोनॉमिस्ट के। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द सॉल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो जितने भी हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिस्ट हैं वो अलग अलग टाइप के जो भी हैं अपने सॉल्यूशंस देंगे। देखो जैसे आप मान लो एक फैमिली में 4 लोग रहते हो, ठीक है, तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप चारों का जो सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उस प्रॉब्लम को टैकल करने का, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। वैसे इकोनॉमिस्ट जो है वो अलग अलग इकोनॉमिक्स अलग अलग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें वैल्यू ओपिनियंस क्या होता है, इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स। इसमें वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती है कि वो कैसे सोचता है, क्या करता है, तो वो उस तरीके से अपना सॉल्यूशन देगा। अब देखो जैसे ये एक स्कीम है एमजी नरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट देते हैं। विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। एक इकोनॉमिस्ट है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है ये जो नरेगा स्कीम है ये एक दिन हमारी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगी। एक इकोनॉमिस्ट ऐसा कहना चाह रहा है, ये उसका ओपिनियन है, उसने ऐसा ओपिनियन दिया है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि एमजी नरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयड पीपल इन रूरल इंडिया, कि ये सिर्फ रूरल इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हैं उनको फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है। बेनिफिशरीज ऑफ एमजी नरेगा विल रिमेन एज अनप्रोडक्टिव वर्कर्स, कि जो लोग इसका यूज करते हैं, एमजी नरेगा के जो बेनिफिशरीज हैं, जो इसके अंडर आते हैं, जो इसका यूज करते हैं, वो हमेशा एक अनप्रोडक्टिव वर्कर्स के अंडर ही काउंट होंगे। उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया जा रहा है, वो एक अनप्रोडक्टिव वर्कर्स हैं। एक इकोनॉमिस्ट ऐसा कह रहा है। एक ने तो बोल दिया कि ये एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगा, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है कि ये कुछ ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। अगला थर्ड क्या कह रहा है, एमजी नरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। एक और इकोनॉमिस्ट है, वो क्या कह रहा है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इंडिया में जो लोग टैक्स भरते हैं, एमजी नरेगा उनके पैसों का यूज करता है, इसलिए ये बंद होना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो पैसे देते हैं उसी से एमजी नरेगा वाले बाकी जितने भी रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको पैसे देते हैं। तो ये इकोनॉमिस्ट कहना चाह रहा है कि टैक्स पेयर्स की मनी को यूज करता है एमजी नरेगा स्कीम, इसलिए इसको बंद करना चाहिए। अगला इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है कि एमजी नरेगा शुड नॉट बी परस्यूड अनलेस इट इंश्योर्स असेट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमिस्ट ये कहना चाह रहा है कि इसको हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए तब तक जब तक ये हमें इंश्योर करके नहीं देता है कि ये कुछ
इकोनॉमी में एसेट जितने भी होते हैं, कुछ एसेट क्रिएशन करेगा हमारी इकोनॉमी के लिए। तो चारों इकोनॉमिस्ट अलग अलग बात कह रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी में। तो यही है कि इसमें इकोनॉमिस्ट का जो ओपिनियन है वो लिया जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? These statements involve value judgment, ये वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। These statements leads to controversies and debates, इन स्टेटमेंट्स की वजह से कंट्रोवर्सी हो सकती है, डिबेट हो सकती है। These statements indicate opinions and are therefore not verifiable for truth, ये जो स्टेटमेंट्स है ये सिर्फ ओपिनियंस है, इसलिए इनको वेरीफाई करना जरूरी नहीं है और ये वेरीफिएबल भी नहीं है किसी भी ट्रुथ के लिए कि हम नहीं कह सकते सही है गलत है, और कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे इनको वेरीफाई करना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, These statements reflect what ought to be, कि क्या करना चाहिए, ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं ये स्टेटमेंट। वो तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए एज अ सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया कि क्या करना चाहिए। अब एक नोट है क्या, what ought to be is just an opinion of an individual, कि क्या करना चाहिए ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को ओपिनियन है कि हमने बता दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए। आपने किसी से पूछा कि 11th में मैं क्या लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, तो किसी ने आपको अपना ओपिनियन दे दिया कि आप साइंस ले लो, आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, ये सिर्फ एक ओपिनियन है। ठीक है, इट नीड नॉट नेसेसरली प्रूव टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए। किसी ने आपको बोला साइंस ले लो, इंजीनियर बन जाओ, लाइफ सेट है, लेकिन ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हमें जरूरी नहीं, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। इसको आप कैसे मतलब वेरीफाई कैसे करोगे कि ये एक सही सॉल्यूशन है? तो व्हाट ऑट टू बी, अगर आपको कोई ओपिनियन दे रहा है, इट्स जस्ट ओपिनियन, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते कि ये सही है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल देते हैं। पहले हमारे पॉलिटिशियंस ने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा ध्यान देंगे पब्लिक सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम ज़्यादा ध्यान देंगे, प्राइवेट सेक्टर को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी और बहुत नुकसान हुआ इससे। तब उन्होंने क्या किया कि न्यू पॉलिसी लेकर के आए, और जब वो न्यू पॉलिसी लेकर के आए तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम हमारे प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देंगे एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। ठीक है, क्यों उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उनको काफी लॉस हो रहा था जब वो प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए जब वो न्यू पॉलिसी लेकर के आए तब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान देना शुरू किया। तो अब डिफरेंस कर लेते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये क्या हमें बताता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के इकोनॉमिक्स इश्यूज जितने भी हो उससे रिलेटेड जो भी स्टडी है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि हम इसमें इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन लेते हैं जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए। Statements of positive economics relate to what was, what is and what would be. Positive economics में क्या statement होती है कि क्या था, क्या है और क्या होगा। Statements of normative economics relates to what ought to be. और normative economics में क्या statement होती है कि what ought to be, क्या करना चाहिए। Next is statements of positive economics are not necessarily the statement of truth. These may be true or false. कि ये हमेशा सही नहीं होता, ये कुछ situations में गलत भी हो सकता है, कुछ situations में सही भी हो सकता है। Normative statements cannot be termed as true or false. These statements involve opinions only. कि normative statements true और false के लिए नहीं होते, ये सिर्फ एक opinion है, ये सही है या गलत है इसमें जाना ही नहीं है, इसमें तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स एज एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। जो भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो ट्रूथ के लिए वेरीफिएबल होते हैं, कि वेरीफाई कर सकते हैं हम इनको। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफिएबल एट ऑल, इनको वेरीफाई नहीं कर सकते आप। क्यों? वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का ओपिनियन है, उसमें क्या वेरीफाई करना।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं होती क्योंकि इसमें फैक्ट्स और फिगर्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। ये वैल्यू जजमेंट पे इन्वॉल्व होता है क्योंकि इसमें ओपिनियन मैटर करते हैं और जहां ओपिनियन होगा वहां वैल्यू जजमेंट्स होंगी। तो गाइस थैंक यू ये पार्ट देखने के लिए। इसके आगे के टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज है वो आपको मिल जाए।